हेलो एवरीवन, हे गाइस। सो दिस इज़ योर जेई एजुकेटर मेघा, और आज आप सबको पता है कि आज आपका क्या टॉपिक है। देखो जरा जल्दी से, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे विच आर फ्रॉम दी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर। जब हेलो की बात की, इसका मतलब देयर वी आर हैविंग अ लीविंग ग्रुप, है ना। हमारे पास क्या है, लीविंग ग्रुप होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस दो ही मैकेनिज्म से आते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन करना होता है या एलिमिनेशन करना होता है। सो दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट वी हैव टू डू। तो आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो जो भी बच्चे हमारे जेई 2023 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, गाइस वी आर हेयर आपको हर टॉपिक को कंसेप्चुअली और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ, अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हम साथ में करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को थरली रिवाइज करते हैं और उन पे क्वेश्चंस लगाते हैं, तो हमारा बनता चला जाएगा। यानी कि आई एम वेरी श्योर कि अगर तुम आज मेरा इस क्लास को अटेंड करोगे तो तुम्हारे जेई का 4 नंबर पक्के, मतलब यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन विच विल बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और यहाँ से मैंने आज जो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले हैं, दे आर 12 इन नंबर। और मैं बता दूँ, जून 2022 एग्जामिनेशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2022 के जून के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से, वो 12 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। एंड दोज क्वेश्चन शोज कि हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया ही आया है, इन एवरी अटेम्प्ट। तो व्हाट डज दिस मीन कि अगर हम इस टॉपिक को करते हैं और हमारे को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, तो हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो गाइज 4 नंबर के लिए जो तुम्हारी 4000 रैंक को ऊपर नीचे कर देगा, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये 1 घंटे का सेशन तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है, ठीक है। तो प्लीज़ जो लोग सीरियस लर्नर्स हैं और चाहते हैं कि ये 1 महीना, ये जो बचे हुए 30 से 33 दिन है, ये उनके लिए गेम चेंजर हो जाए, देन प्लीज़ वॉच दिस सेशन। इस पूरे क्लास को थॉरली अटेंड करना। देखो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज़ कि सब लोगों के पास पेन पेपर होना चाहिए, क्योंकि वट एवर वी आर गोइंग टू डू, आप लोग मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को लगाने वाले हो, देन ओनली एक लर्निंग होगी, अदरवाइज वो लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करो सबके पास पेन पेपर होना चाहिए, देन ओनली वी आर गोइंग टू बिगिन विद द क्वेश्चंस। बी रेडी, और हर क्वेश्चन लिख के करना है, ठीक है। आप ऑप्शंस नहीं लिखोगे, यू नीड नॉट टू राइट डाउन दी ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस को तुम्हें लिखना है, ठीक है, कि क्या कह रहा है, क्या रिएक्शन हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, तो जेई के जो हमारा 24 जून 2022 को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था। एंड इन दिस क्वेश्चन दिया हुआ था कि कुछ कुछ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो कई बार तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन और ये खतरनाक खतरनाक से स्ट्रक्चर्स देख के काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, है ना। तो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करने वाले हो तो बस रुक जाओ यहीं के यहीं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, ठीक है। अब देखना, हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, है ना, कि होना क्या है, मुझे करना क्या है, क्लियर। तो गाइज यहाँ पे जब तुमने देखा कि NaCN है, इसको क्रॉस चेक करेंगे। NaCN आपको क्या देता है, NaCN गिव्स यू Na पॉजिटिव एंड सॉरी एंड Cn नेगेटिव, ठीक है। मेरी हालत थोड़ी ख़राब है, एक सेकेंड, ठीक है। यानी कि NaCN आपको देता है Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे कोई तो रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड है, जो न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड है। जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो दो ऑप्शंस है, या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। समझ आया, ठीक है। तो पहला कॉल आप ये लोगे कि एडिशन कराना है कि सब्स्टिट्यूशन कराना है, ओके, व्हेन यू हैव NaCN। अब जब तुम्हारे पास OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव क्या है, दिस इज अ बेस। आई होप दिस इज ऑल विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिखाई दे रहा है ना। तो OH क्या है, एक बेस है। याद रखना, जब भी हमारे पास बेसिस होते हैं, बेसिस ऑलवेज जनरेट्स न्यूक्लियोफाइल्स। तो बेसिस क्या जनरेट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से रिएजेंट्स को समझना होता है। NaCN,
NaCN में आपको पता है दिस इज अ टोटली आयनिक बॉन्ड, तो ये आपको क्या दे रहा है, साइनाइड CN नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हें एज अ न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो आप देखना जरा कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। चीज़ों को हम बहुत इजी कर सकते हैं अगर तुम मेरी अप्रोच को समझोगे तो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या करेगा, कौन बताएगा मुझे जल्दी से। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्रोमीन एक लीविंग ग्रुप है, ब्रोमीन एक लीविंग ग्रुप है। अगर आपके पास क्वेश्चन में ग्रुप लीविंग ग्रुप है तो फिर आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलता है, एडिशन नहीं मिलता है। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आपके रिएजेंट जो है आपका, जो आपका सेकेंड रिएजेंट है दैट इज OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव एक बेस है, इसको थंब रूल बना लो कि जो भी बेस होता है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। बेस क्या करेगा, बेसिस ऑफ प्रोटोन एक्सेप्टर, ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा बेसिस ऑफ प्रोटोन एक्सेप्टर एंड जनरेट न्यूक्लियोफाइल, और ये तुम्हारा वापस से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। फिर जो तुम्हारे पास थर्ड रिएजेंट है दैट इज अ साइक्लोहेक्सेनॉन, यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉन इस तरह से कुछ कुछ दिया हुआ है, तो यानी कि इस पे तुम्हारे पास ये पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो हम देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे लास्ट तुम्हारे को दिया हुआ है फोर्थ, यानी कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। ठीक है, जब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni होता है दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्रिलियंट रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। इसके बारे में सारी बातें याद रखो। जब भी आपका H2Na एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है तो दैट रिड्यूसेस, व्हाट इट रिड्यूसेस, ये आपका सभी फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी वर्सेटाइल, स्ट्रॉन्ग भी है और वर्सेटाइल भी है, यानी कि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, और रिड्यूस करके तुम्हारे को क्या बनाएगा, रिड्यूस करके या तो आपको प्रोडक्ट्स बनाएगा एल्कोहल्स, या आपको बनाएगा अमीन्स, और यह आपको बनाएगा एल्केन्स, या एल्केन्स बनाएगा। ठीक है, ये तीन तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाता है। लेकिन अलोंग विद दिस एक और ख़ास बात जो हमारे को इसमें याद रखने की होती है, ठीक है, वो क्या याद रखने की होती है, अगर आपके पास कोई भी इस तरह का कंपाउंड है जिसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे O लगा हुआ है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या तुम्हारा अमाइड हो गया, या तुम्हारा कोई एनहाइड्राइड या कोई एस्टर हो गया, जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को ये रिड्यूस नहीं करता है, डज नॉट रिड्यूस। ठीक है, डज नॉट रिड्यूस बाय H2Ni। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अदर देन दैट तुम कोई भी ले लो, कोई एल्डिहाइड, कीटोन, या तुम्हारा कोई भी एसिड हैलाइड, ये सबको रिड्यूस कर देगा, बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप्स को, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है सबको रिड्यूस कर देगा। क्या आपको ये बात पता थी? डू यू नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस रिड्यूसिंग रिएजेंट? हाँ, पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है, यू नीड टू नो अबाउट इट। ठीक है, अब अगर मेरे को इन सब के बारे में ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आई कैन ईजिली प्रोसीड टू माई क्वेश्चन। करें क्वेश्चन। अब जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ ये है, देयर इज़ अ बेंजीन, यहाँ पे लगा हुआ है तुम्हारे पास ब्रोमीन, और यहाँ लगा हुआ है OCH3, यही है ना? ठीक है, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले तुमने क्या किया, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज NaCN। तो NaCN क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बोला ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किस तरह का सब्स्टिट्यूशन देगा, SN1 देगा या SN2 देगा, किस तरह का सब्स्टिट्यूशन देगा, मैकेनिज्म का आना बहुत ज़रूरी है। SN1 देगा, क्यों देगा, क्योंकि जब आप इस ब्रोमीन को एज अ लीविंग ग्रुप हटाओगे तो आपका क्या बन रहा है, यू आर गेटिंग दिस एज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, आपका CH2 पॉजिटिव एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये कैसा कार्बोकेटाइन है, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, दैट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसीलिए ये SN1 मैकेनिज्म होगा। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, बिल्कुल ठीक।
ये बन गया। तो अब आप क्या करोगे अगले स्टेप में, साइनाइड का अटैक करा दोगे। ठीक है, बस हो गया ये अटैक। यानी कि मैंने क्या किया, ब्रोमीन को हटाया और Cn लगा दिया, CH2Cn। तो जब भी मैं Cn लिखूंगी, आई बेटर राइट C ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसा क्यों कर रही हूँ, रीज़न है। ऑर्गेनिक में आप जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखोगे, आपका दिमाग चलेगा, यू विल बी गेटिंग योर राइट आंसर। अब इसके बाद जो इसमें अगला रिएजेंट दे रखा था, वो बेस दे रखा था। ठीक है, यानी कि बेस OH नेगेटिव। अब इसमें अगर आप इसमें सेकेंड स्टेप अगर आपको कराना है, और वो इसने बोला बेस है, तो बेस क्या करता है, बेस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन, यानी कि प्रोटोन को खींचेगा। इसे कहाँ मिल रहा है प्रोटोन, देखो दिस इज अ प्रोटोन विच इज स्ट्रांगली एसिडिक, तो ये OH नेगेटिव इस प्रोटोन को ले लेगा, इस प्रोटोन को ले लेगा। दिस इज द एसिडिक प्रोटोन, साइनाइड का एडजेसेंट प्रोटोन है। ठीक है, और तुम्हें क्या मिलेगा, मतलब आपको एसिड बेस तो पता ही है ना, हमने कल GOC में भी पढ़ा था। तो दिस इज गोइंग टू बी अ CH नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि काफ़ी स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कह सकते हो, या आप इसे ये भी कह सकते हो जो मैंने आपको बोला कि बेसिस जनरेट्स न्यूक्लियोफाइल, कॉन्जुगेट बेस और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको रिएक्शन करानी है साइक्लोहेक्सेनॉन, यानी कि अब ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये किस पर रिएक्ट करेगा, साइक्लोहेक्सेनॉन, मतलब यही होगा, कोई बेंजीन नहीं है, सिंपल या साइक्लोहेक्सेनॉन। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और मुझे दिख रहा है कि दिस इज अ पाई बॉन्ड विच कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली, राइट, तो क्यों ना मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ दूँ, और पाई बॉन्ड को तोड़ूंगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली आई कैन डू दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। तो इसको बोला जाता है, क्योंकि तुम इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड कर रहे हो, सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ओके, और जब आप इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को कर दोगे तो क्या होगा, O नेगेटिव, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, दिस इज द CH पे क्या लगा हुआ है, साइनाइड लगा हुआ है, और इस CH पे और क्या लगा हुआ है, देयर इज अ बेंजीन जो लगी हुई है, एंड इस बेंजीन पर है OCH3, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, अब आपने क्या देखा था कि जब भी आपके पास ये कोई सॉल्ट बन गया, बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, है ना, तो OH नेगेटिव तो एक किसी एक्वस मीडियम में ही अवेलेबल होगा ना, ऐसा तो है नहीं हवा में होगा, तो पानी तो होगा ही होगा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक तरीके से यू कैन से दैट ये आपका बन गया दिस, एंड लेट्स से कि ये हो गया OH, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द CH, दिस इज साइनाइड, एंड दिस इज अगेन अ बेंजीन। ठीक है, समझ आया, यानी कि ये तुम्हारा बन गया। अब जो इसमें लास्ट स्टेप था वो क्या था, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, यानी कि अब आपको क्या कराना है, इसमें रिडक्शन कराना है। ठीक है, अगला स्टेप, द लास्ट स्टेप, जो आपका लास्ट स्टेप है, मैं यहाँ कर रही हूँ उसे। ठीक है, द फोर्थ स्टेप आपको दिया हुआ है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, ये क्या करेगा, ठीक है, what this will do, थिंक अबाउट इट गाइज। यू नो, जो हमारे पास H2Ni होता है वो अल्कोहल तो ऑलरेडी है, तो अल्कोहल को तो क्या रिड्यूस करेगा, बट वी हैव साइनाइड, और मैंने कहा था कि साइनाइड को हमेशा खोल के लिखना, तो इट विल हेल्प यू इन डूइंग द क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, आई कैन सिंपली डू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर दिस साइनाइड, यहाँ पे ये रिएक्शन देगा, और इस रिएक्शन के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी दी OH, दिस इज गोइंग टू बी दी CH, और इस CH पे तुम्हारा हो जाएगा CH2NH2, एंड ओवर दिस CH देयर इज अ बेंजीन, और उस बेंजीन पे लगा हुआ है OCH3। सो दिस हैज़ टू बी योर आंसर। अब चेक करो व्हाट इज द आंसर, कौन सा ऑप्शन है विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्शन इज दिस। यानी कि रिडक्शन होके मुझे CH2NH2 तो मिल ही रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो सिर्फ NH2 है। साइनाइड का रिडक्शन करेंगे CH2NH2 मिलेगा, CONH2 गलत, CH2NH2 बिल्कुल सही।
तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे गेस भी कर सकते थे कि H2Ni की प्रेजेंस में तो मुझे कंप्लीटली रिड्यूस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, तो यानी कि मुझे अमीन्स मिलना तो कंपलसरी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही कट हो गया था। फिर क्योंकि आपने यहाँ पे ये रिएक्शन करानी तो साइनाइड भी बनना था, ठीक है। अब इसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट जो हमारा बना है उसमें हमने देखा कि हमारे पास एल्कोहल भी है, यानी कि OH भी है, OH भी है। अब जरा फिगर आउट करो कि व्हाट इज़ द राइट आंसर, कौन सा वाला, यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें आपके पास एल्कोहल नहीं है, इसमें आपके पास एल्कोहल है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। वेरी गुड गीतिका, परफेक्टली फाइन। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एनी डाउट? बड़े आराम से समझ में आया एवरी स्टेप। साइनाइड था, सब्स्टिट्यूशन कराया, CN बना, CN पे तुमने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिया, एडिशन देने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, अपना OH बनाया सिंपल, फिर रिडक्शन किया तो NH2 बन गया, ठीक है। क्वेश्चंस इतने लेंथी होते नहीं है जितने तुम्हें लगते हैं। अब मैं इसे शॉर्ट तरीके से करूँगी, ठीक है। देन यू टेल मी ये क्या है। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। 24 जून का ही क्वेश्चन है, देख लो जरा, यानी कि 24 जून को ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आया है। कौन सा वाला? ये वाला तुम्हारा सेकेंड शिफ्ट में आया, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। यू शुड नो दिस। अब ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है, कंसीडर द अबव रिएक्शन, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज। बिफोर लुकिंग फॉर एनी ऑफ द थिंग, यू रिमेंबर हम NCERT में भी ये रिएक्शन पढ़ा करते थे कि एक्वस NaOH होगा तो क्या करना है, और एल्कोहलिक KOH या NaOH होगा तो क्या करना है, एल्कोहलिक KOH और NaOH होगा तो क्या करना है। यू रिमेंबर? हाँ, पढ़ते थे, राइट रोशन, जल्दी बताओ। तो एक्वस के केस में आप क्या करते हो, यू डू दी सब्स्टिट्यूशन, और एल्कोहलिक के केस में आप करते हो एलिमिनेशन। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो रही है कि भाई यहाँ तो मेरे पास क्या है, NaOH, अभी भी मैं तुम्हें बता रही थी, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट, ये है, और OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि वाटर से सराउंडेड है, तो अल्टीमेटली इसे पानी ने घेरा हुआ है, ठीक है, तो वाटर ने घेरा हुआ है, तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं, बट इट्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये वाटर में अच्छे से मोबाइल होगा, राइट, ये काफ़ी अच्छे से मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली तुम्हारे पास OH एज अ न्यूक्लियोफाइल है, ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो अल्टीमेटली क्या कराओगे, दिख रहा है हमें, दिस इज दी क्लोरीन विच इज अ न्यूक्लियोफिलिक विच इज अ लीविंग ग्रुप। तो अगर ये तुम्हारा क्लोरीन है और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में है, तो आप इसमें SN1 कराओगे या SN2 कराओगे, बताओ, SN1 और SN2। SN1 अपने आप में कहता है आई एम यूनिमोलिकुलर, SN2 कहता है आई एम बायमोलिकुलर। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। तो अगर आपके पास, अगर 2 का मतलब हो गया, अगर आपके पास सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही गिवन है, अगर आपको सबस्ट्रेट भी गिवन है प्लस न्यूक्लियोफाइल भी गिवन है, तो आप SN2 कराओगे, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट गिवन है, ठीक है, तो आप SN1 कराओगे। आया बात समझ में? तो आपने क्या सीखा, SN1 और SN2 दोनों अपने आप में बताता है कि मैं यूनिमोलिकुलर हूँ कि मैं बायमोलिकुलर हूँ। यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट तो दे ही रखा है विद अ लिविंग ग्रुप, अलोंग विद दिस यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी गिवन है। तो इस रिएक्शन में तुम्हारे पास 2 चीज़ें गिवन है, तो बेस की प्रेजेंस में हमेशा क्या होगा, यू हैव टू गो विद द SN2 मैकेनिज्म। तो आपका क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, लेट अस डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और OH नेगेटिव अटैक करेगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और OH नेगेटिव इसके एंटी बॉन्डिंग और बाइटल में अटैक करेगा। एनी डाउट? नो, बिल्कुल सही। तो यानी कि बहुत ही सिंपल सा था कि मुझे Cl को हटा देना है और OH मेरा लग जाएगा, दिस इज इट। अब यहाँ पे पूछा था कंसीडर द अबव रिएक्शन, बस इतना सही था और कुछ भी नहीं था इसमें।
द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट पी इज, यानी कि ये मेरा प्रोडक्ट पी बना, ठीक है। और इसमें अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं पाई बॉन्ड के अंदर, 2 होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, आंसर इज 2। लेट अस मूव फॉरवर्ड, और क्वेश्चंस देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे होता है, ठीक है। आई विल टेल यू। अब यहाँ पे देखो, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन ये दी हुई है और इसमें तुमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है। 25 जून, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें हैं, ये एक ऐसा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये एल्काइल हैलाइड क्या है, दिस इज अ सबस्ट्रेट, ये एक सबस्ट्रेट है और जिसमें लीविंग ग्रुप भी है, ठीक है, लीविंग ग्रुप है, क्लोरीन इज अ लीविंग ग्रुप। तो जब लीविंग ग्रुप होता है तो यानी कि क्या होता है, जब भी आपके पास किसी भी कंपाउंड में लीविंग ग्रुप होता है तो क्या कराते हो, यू डू दी सब्स्टिट्यूशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सब्स्टिट्यूशन कराते हो या क्या कराते हो, ठीक है, और एलिमिनेशन, इन दोनों पे बात करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन पे बात करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखा कि सबस्ट्रेट भी है जिसमें लीविंग ग्रुप है और साथ में मेरे पास एक बल्की बेस भी है, आई एम हैविंग अ बेस एज वेल, दैट इज बल्की बेस है मेरे पास, ठीक है, बल्की बेस है मेरे पास। तो इसका मतलब इट्स अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, 2 चीज़ें दी हैं, सबस्ट्रेट भी दिया है, बल्की बेस भी दिया है, तो इट्स अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ यहाँ SN2 कराओगे कि E2 कराओगे, बायोमोलिकुलर यानी कि SN2 या E2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे कि एलिमिनेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, बेस, बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन, बल्कि बेस है, क्या करना चाहिए इसे, यूनिमोलिकुलर नहीं है कितने का, इट्स अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट भी है और आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी, आपके पास बेस भी और आपके पास सबस्ट्रेट भी है, आपके पास दोनों है। तो ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन करेगा, एलिमिनेशन विल बी मोर फेवर्ड ओवर द सब्स्टिट्यूशन। और जब हम देखते हैं कि बल्की बेस है, तो जब भी आपके पास बल्की बेस होता है, बेस तो है लेकिन अगर बल्की बेस है तो बल्की बेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो जो हॉफमैन और सेट्जेफ होता है ये इसी की प्रॉपर्टी है ना, और अगर नॉर्मल बेस होता तो सेट्जेफ प्रोडक्ट बनता, यही कॉन्सेप्ट होता है, सेट्जेफ प्रोडक्ट बनता है। किसी को कोई दिक्कत है एलिमिनेशन में तो मुझे बताओ, मैं पूरा डिस्कस करूंगी, आई विल डिस्कस द कंप्लीट मैकेनिज्म विद यू, ओके। तो गाइज मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवा रही हूँ, E1 में, E2 में और E1 CB में तुम्हें क्या देखना है, E1 क्योंकि 1 है, यहाँ पे बस तुम्हारे पास सबस्ट्रेट होगा, यू विल बी हैविंग अ सबस्ट्रेट जिसके अल्फा और बीटा 2 पोजीशंस होंगी, अल्फा पे लीविंग ग्रुप होगा और बीटा पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यानी कि अल्फा लीविंग ग्रुप, बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। और ये रिएक्शन ओनली एंड ओनली या तो हीट की प्रेजेंस में होती है या एसिड्स की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, और आपको एल्कीन्स यानी कि ट्रांस एल्कीन्स एज अ स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, ट्रांस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, more substituted alkene as a major product। इतना तुम्हें बस पता होना ज़रूरी है, अगर इतना पता है तो काम चल जाएगा। E2 की बात करते हैं, E2 में यू मस्ट हैव अ सबस्ट्रेट, ठीक है, या फिर एसिड और नथिंग, है ना, सिर्फ हीट भी दे रखा है तो काम चल जाएगा। जब आपके पास ये होता है सबस्ट्रेट है और दूसरा चीज़ आपके पास यहाँ पे कोई बेस होता है, बेस होता है, सबस्ट्रेट में ऑफ कोर्स अल्फा पे लीविंग ग्रुप होना ज़रूरी है और बीटा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है, बेस होता है, तो यू आर हैविंग 2 थिंग्स, दैट्स व्हाई दिस इज अ बायोमोलिकुलर। यहाँ पे आपके पास एल्कीन्स बनते हैं तो यू विल बी गेटिंग 2 प्रोडक्ट्स, सेट्जेफ प्रोडक्ट
यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, इसको एक बॉक्स बना के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके शॉर्ट नोट बना के लिख लो। और हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है, हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यानी कि ये कब मिलता है, ये मिलता है बल्कि बल्कि बेस और पुअर लीविंग ग्रुप के केस में। और पुअर लीविंग ग्रुप जब तुम्हारे पास ये कंडीशंस होती हैं तो ये मिलता है। लेकिन जब तुम्हारे पास एक नॉर्मल सा बेस होता है, ठीक है, नॉर्मल बेस एंड गुड लीविंग ग्रुप, और कोई गुड लीविंग ग्रुप होता है तो ये मिलता है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, इवन सीबी मैकेनिज्म कब होता है? इवन सीबी मैकेनिज्म होता है व्हेन यू हैव अ सबस्ट्रेट में जिसमें अल्फा पे लीविंग ग्रुप होता है बट बीटा पे हाइड्रोजन होता है, दैट इज स्टेबलाइज्ड, दिस इज एसिडिक, ये काफ़ी एसिडिक होता है, दिस इज एसिडिक, कि ये इतना एसिडिक होता है दैट दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कि आपका कॉन्जुगेट बेस बनाता है एज एन इंटरमीडिएट, एज एन इंटरमीडिएट। देन आफ्टर आपको एल्कीन्स मिलते हैं। ओके, यानी कि एज एन इंटरमीडिएट आपको कॉन्जुगेट बेस, और इस कॉन्जुगेट बेस को हम लोग कार्बेनाइन भी बोल देते हैं, और कार्बेनाइन एज एन इंटरमीडिएट। अब मैं तुम्हें दो पहचान बताती हूँ। इवन सीबी मैकेनिज्म में कार्बेनाइन बनाता है एज एन इंटरमीडिएट, और जब इवन मैकेनिज्म करोगे तो जब एसिड से रिएक्शन होगी या नॉर्मल होगी तो यू विल बी गेटिंग कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। तो यानी कि हाउ वी कैन कंक्लूड, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ऑल द थ्री मैकेनिज्म्स में, कि इवन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, इवन सीबी में कार्बेनाइन एज एन इंटरमीडिएट होता है, और E2 में नो इंटरमीडिएट। क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। और वो ट्रांजिशन स्टेट कहता है कि एंटी पेरिप्लेनारिटी होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लेनारिटी। ठीक है, हो गया क्विक गो थ्रू, सबको रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत? सब कुछ रिवाइज हो रहा है, सब कुछ गो थ्रू कर पा रहे हो कि हाँ क्या क्या हुआ करता था, क्यों हुआ करता था? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। एंटी पेरिप्लेनारिटी, राइट हर्ष? ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपने क्या समझा कि एज पर दिस क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो दिस इज अ लीविंग ग्रुप, दिस इज द अल्फा पोजीशन, अल्फा है, ये बीटा हाइड्रोजन है, एंड दिस इज अ बल्की बेस। तो ये बल्की बेस ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा और ये निकल जाएगा एंटी पेरिप्लेनारिटी से, राइट? तो अपना आंसर आना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज गोइंग टू बी दी CH3। क्लियर? नाइस इनफ है ना? ये मेरा क्या बन गया? एल्कीन। ये कौन सा एल्कीन बना? बिकॉज हेयर आई एम हैविंग अ बल्की बेस, तो बल्की बेस की वजह से मेरे को यहाँ पे मिला ये हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ओके, तो इसका नाम क्या है? दिस इज वन, सॉरी दिस इज 1 2 3, यानी कि प्रोप 1इन, 2 मिथाइल प्रोप 1इन, 2 मिथाइल प्रोप 1इन, 2 मिथाइल प्रोप 1इन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एनी डाउट टू एनीवन? कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं आया है समझ में? मुझे अभी भी बोलोगे तो आई विल बी लाइक एबल टू टेल यू मोर ऑन दिस। क्लियर? नाइस इनफ। ओके, आंसर इज डी। अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग। बोला गया है कि आपके पास आप इन द गिवन रिएक्शन ए कैन बी, ए कुछ है जिस पर मैग्नीशियम THF का रिएक्शन करा रहे हो। कौन मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है? हु रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम? कौन मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है?
मैग्नीशियम और THF से मिलके क्या करेंगे, ड्राई ईथर, ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम है। डोंट यू थिंक हम लोग ग्रिग्नार्ड प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम तो वही करता है, RMgX ग्रिग्नार्ड, है ना। मैग्नीशियम से किसी भी चीज़ को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, यानी कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ THF रिएक्ट कराया जाएगा तो वो RMgX बनाएगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड बनाएगा, ग्रिग्नार्ड बनाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ना। तो जल्दी से पहले ये देखें कि किसका ग्रिग्नार्ड बना है। यार मुझे आर क्या चाहिए, पूरे क्वेश्चन में आर में बेंजीन लगा पड़ा है, तो मैं बेंजीन ना ले लूँ? तो आप कौन सा बेंजीन लें? देखो, दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल क्या होता है? बेंजाइल में हमेशा याद रखना एक कार्बन आता है यहाँ पे, CH2 फिर Br आएगा। ब्रोमोबेंजीन, इसका मतलब हुआ ब्रोमोबेंजीन, यानी कि ये, ओके आया। अनदर क्वेश्चन, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड। तो मतलब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी करा लूँ मुझे मुझे बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए एज अ प्रोडक्ट। तो मेरे को बेंजाइल तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि माय प्रोडक्ट, माय कंपाउंड शुड हैव अ बेंजीन, क्योंकि मेरे को बहुत क्लियर है कि यहाँ पे मुझे आर में बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अब मुझे बताओ कि ब्रोमो बेंजीन ले या बेंजाइल ब्रोमाइड ले। करके देख सकते हो तुम, तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट यू हैव टू टेक, तुम्हें क्या लेना चाहिए। ओके, लेट्स से मैंने ब्रोमो बेंजीन लिया। लेट करते हैं, अगले पेज पे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिया, आई हैव टेकन ब्रोमो बेंजीन, और इस पे हमने कराया Mg प्लस ईथर। क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड, यानी कि बेंजीन बनेगा। यहाँ पे Mg लग गया और ये लग गया ब्रोमीन। जब ग्रिग्नार्ड बनता है तो खास बात इसमें ये देखने की होती है कि यू हैव दिस एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ मेटल। तो अगर मैग्नीशियम मेटल है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। अब रुकना नहीं है, अगला स्टेप देखो, मिथाइल बेंजोएट। तो जब मिथाइल बेंजोएट देखा है तो लिखा है तो काफ़ी बच्चे तो पहले ही डर के भाग जाते हैं। मिथाइल बेंजोएट, डर के इसलिए भाग जाता है क्योंकि आयुपेक नेमिंग पढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं की थी, है ना। तो दिस इज मिथाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज बेंजोएट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। हम उस बेंजोइक एसिड का OH यानी कि उसका एस्टर बना रहे हैं। तो अगर मैं इसका एस्टर बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H हटाऊंगी और यहाँ पे आ जाएगा कोई भी एल्काइल पार्ट, और वो एल्काइल पार्ट है मिथाइल। अब आया समझ में, ठीक है। सो दिस इज मिथाइल, मिथाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज बेंजीन का OH यानी कि बेंजोएट। क्लियर। अब क्या कराएंगे यहाँ पे, मुझे दिख रहा है दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज मिथाइल बेंजोएट। तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्या समझ में आता है, एडिशन कराते हो सब्स्टिट्यूशन कराते हो? अगेन एक की कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल, वन की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। और एक नोट बना लेना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर, मतलब तुम्हें हमेशा जो चीज़ काम आएगी। वो की कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी तुम्हारे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन होता है तो तुम्हें हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है। क्या कराना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन अगर आपके पास कोई भी C डबल बॉन्ड O के बाद OH या C डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ पे कोई एस्टर या कोई भी एनहाइड्राइड या कोई भी एनहाइड्राइड या कोई भी एसिड हैलाइड या कुछ और भी हो सकता है क्या, हाँ, या कोई भी इस तरह का अमाइड, यानी कि अगर कुछ भी इस तरह का लगा हुआ है, सो दे ऑल आर गोइंग टू बी द लीविंग ग्रुप, ठीक है। यानी कि ये सब के सब लीविंग ग्रुप्स होने वाले हैं। तो तुम इन सब के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे,
ठीक है। अब तुम्हें पता था कि मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यू ऑल न्यू कि मेरे पास यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया विच इज़ अ लीविंग ग्रुप। तो अब आप यहाँ पे क्या कराओगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटा, वापस बना, और इसने धक्के मार के इसको भगा दिया। तो अल्टीमेटली क्या बना आपका, ये तो यहाँ से निकल गया। इसका मतलब ये जो बेंजीन था इसने रिएक्ट किया इस कार्बन से, ये बॉन्ड टूटा और वापस से बना, और यहाँ पे दोबारा से तुम्हारा एक बेंजीन दे रखा है, ठीक है, और ये OCH3 निकल गया। दिस इज माई प्रोडक्ट, खत्म हो गया, दिस इज द आंसर, राइट। कितना आसान है, देखने में टफ लग रहा है बट इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू डू। अब आपको इसने अगले स्टेप में दे रखा है कि यू हैव टू डू दी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ओके, ये रिएक्शन है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ इसने 2A दिया हुआ था, इसका मतलब मैं इसके 2 मोल्स ले रही हूँ, यानी कि मैं इसके 2 मोल्स ले रही हूँ, तो यानी कि मैंने 1 मोल तो ये रिएक्ट करा दिया, यानी कि दिस इज माई 1 मोल, 1 मोल। अगर मेरे पास इसी तरीके का एक और मोल है, राइट, आई एम सेइंग दैट मेरे पास एक और मोल है जो कि है बेंजीन विद MgBr। अब मैं क्या कराऊंगी, तो यानी कि एक और बार रिएक्शन हो सकती है, 1 मोर टाइम द रिएक्शन इज पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर एक और बार ये न्यूक्लियोफाइल है, अब ये एडिशन देगा सब्स्टिट्यूशन देगा। मेघा मैम ने क्या बताया था, हर साल जेई के पेपर में ये क्वेश्चन आता है ग्रिग्नार्ड का। ग्रिग्नार्ड नहीं पढ़ के जाओगे तो एक काम करो, जेई का पेपर दे के भी क्या करोगे। ग्रिग्नार्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस, तो मेरे सेशन से सीखने की कोशिश करो, ठीक है, आज तुम लोग सीख ही जाओगे। ये तुम्हारा क्या है, अगेन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड हमेशा एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ही होता है। अगर ये एक न्यूक्लियोफाइल है तो अब ये क्या करेगा, क्या बताया था मैंने, कीटोन्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है ना। तो यानी कि अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। वाई, क्योंकि अब कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं, राइट, तो मैं किसी को रिप्लेस ही नहीं कर सकती, आई कैंट सब्स्टिट्यूट समथिंग, हाँ मुझे ऐड ही करना पड़ेगा। ओके, एडिशन का मतलब होता है इस पाई बॉन्ड को तोड़ो और 2 नए ग्रुप्स लगाओ। तो यानी कि व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे देखते हैं, ग्रीन कलर पेन पे फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक और बेंजीन ने यहाँ पे अटैक कर दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और बेंजीन हुआ करता था, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी O नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अब ये बॉन्ड टूट गया। अब क्या अब ये रिफॉर्म हो सकता है, नहीं, रिफॉर्म तब होता है जब यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होता है, हम उसको हटाते। सो नो अदर पॉसिबिलिटी लाइक दिस देयर, ये मेरा बन गया। अब अगले स्टेप में दे रखा था इन्होंने H2O और H पॉजिटिव, ठीक है। तो हमेशा ग्रिग्नार्ड के केस में ध्यान देना कि 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, कितना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों ही देता है। अब द लास्ट स्टेप इज जो यहाँ पे दे रखा है कि H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, क्या करे, ये O नेगेटिव इज H पॉजिटिव को ले लेगा, हो गया आंसर। यानी कि आपका बेंजीन, दिस इज C, ये बन गया एल्कोहल, यहाँ पे एक और बेंजीन और यहाँ पे एक और बेंजीन, दिस इज योर आंसर। और यही आंसर दे रखा है, बिल्कुल सही। तो यानी कि मुझे क्या लेना चाहिए था, व्हाट आई हैव टू टेक इज ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट, तो ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन है इसमें, ग्रिग्नार्ड पे का ही, इसमें पहले आपने ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर किया, फिर आपने ग्रिग्नार्ड को एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिहेव कराया, और फिर उसके बाद आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, और फिर इन द लास्ट आपने उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। सो दीज वर द स्टेप्स दैट वर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, NCERT में ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन दे रखी है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि NCERT में ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे बताता है वो, है ना, लेकिन NCERT में वो सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं समझाता है। NCERT में ना एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं गिवन होते हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा क्लैरिटी आती नहीं है, ठीक है। जबकि जो ग्रिग्नार्ड एक ऐसा रिएजेंट है जो हर तरह के फंक्शनल ग्रुप्स पर रिएक्शन दे सकता है, नॉट ओनली दी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि एसिड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, एसिड हैलाइड्स, अमाइड्स, सब पे रिएक्शन दे सकता है, इवन साइनाइड पे भी रिएक्शन देता है,
एग्जैक्टली exactly. अगर आपके पास साइनाइड है तो साइनाइड पे भी एडिशन मैकेनिज्म देता है। अगर तुम्हारे पास CO2 है तो CO2 पे भी एडिशन मैकेनिज्म देता है। इवन ग्रिग्नार्ड रिएक्ट्स अ लॉट। हाँ जी, बिल्कुल CO2 और साइनाइड पे भी रिएक्शंस देता है, ठीक है, एडिशन मैकेनिज्म मिलता है। सो आई होप अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया है तो डेफिनेटली इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। सो इफ़ योर एम इज़ दिस देन डेफिनेटली जो जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, देखो 30 दिन में भी मे बी 300 नहीं तो कम से कम 200 नंबर की प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। सो इट्स नेवर दी लेट, इट्स जस्ट अबाउट कि आप कब शुरू करते हो और कितना डेस्परेटली आप करते हो। और जो भी आपके दूसरे और क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन सब के जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हुआ करेंगी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये जो आज का सेशन है इसका भी पूरा का पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो यू कैन गो थ्रू एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरी टॉपिक, और इससे रिलेटेड भी अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए सो आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। हमने ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि तुम बच्चों की हेल्प हो सके, यू आर एबल टू लर्न ऑल दिस, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, जो भी तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको बस फॉलो करो एंड या द थिंग्स आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन, बिलीव मी, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जेई में 4th टाइम आया था। कितनी बारी आया था? 4th टाइम, यानी कि डिट्टो सेम क्वेश्चन, इसमें एक भी बॉन्ड का कोई अंतर नहीं है। द सेम क्वेश्चन वो हैज़ बीन रिपीटेड एंड ये 4th टाइम पेपर में आया है। तुम इसे MS चौहान की बुक में देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी 2 बार आ चुका है, उनका मुझे ईयर याद नहीं है बट 2 बार और आ चुका है एंड दिस वाज द 4th टाइम जब ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ के गया था उसे तो बिल्कुल क्वेश्चन पता था कि मुझे करना क्या है, आप सबको भी पता है, यू ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दो कि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है, देयर यू हैव वन सबस्ट्रेट, क्वेश्चन ये ऑप्शंस यहाँ पर है, ठीक है। और अब मुझे बताना कि एक सेकेंड मैं ये रब कर दूँ, दिस इज द सबस्ट्रेट, है ना। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, Na इज अ मेटल एंड pH इज नेगेटिव, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, तो यानी कि इट्स अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। हाँ जी, बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गई। अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन में ये व्हाट टाइप ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ये, यानी कि E2 है या SN2 है, थोड़ा दिमाग लगाओ। हियर यू हैव अ सबस्ट्रेट एंड यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल, यू हैव 2 थिंग्स। अब यहाँ पे जल्दी से देखो, लिविंग ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, तो फ्लोरीन में, आयोडीन में और NO2 में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी कि वी हैव अ लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट विद अ लिविंग ग्रुप। तो जब तुम्हारे पास सबस्ट्रेट एक लिविंग ग्रुप के साथ होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है तो क्या करते हो, सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप भी दे रखा है, तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, और जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो भी क्या होगा, क्योंकि 2 चीज़ें गिवन है तो इट्स अ बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि SN2 मैकेनिज्म कराना है मुझे। हाँ जी, अगर इतना क्लियर हो ही गया कि SN2 मैकेनिज्म कराना है तो बस अब मुझे बताओ विच इज़ अ लिविंग ग्रुप। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले तुम्हारे को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जैसे इस क्वेश्चन, ये बहुत खास क्वेश्चन है इन बातों को समझाने के लिए। सो अगेन द की कॉन्सेप्ट वो ये है कि यहाँ पे फ्लोरीन था, आयोडीन एंड 1 2 3 प्रोपाइल टाइप्स, ठीक है, ये कुछ कुछ दे रखा है। अब देखो, अगर आपको लगता है कि मैम मैं NO2 को एज अ लिविंग ग्रुप हटा दूंगा, तो NO2 ग्रुप कभी भी एज अ लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि NO2 का पाई बॉन्ड, ठीक है,
NO2 का पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, सो दिस एंड दिस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये कभी भी नहीं टूट सकता है, ठीक है, नॉट अ लिविंग ग्रुप, ये कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता है। आपने कहा मैम मैं फ्लोरीन हटा दूंगा, क्या फ्लोरीन एक लिविंग ग्रुप हो सकता है? फ्लोरीन का लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो जब ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये स्टेबल हो गया। क्या फ्लोरीन कैन बी अ लिविंग ग्रुप? नो, नॉट अ लिविंग ग्रुप, यानी कि यहाँ पे कभी रिएक्शन हो ही नहीं सकती, तुम इन बॉन्ड्स को कभी नहीं तोड़ सकते, नेवर एवर, यू कैन नेवर ब्रेक दीज बॉन्ड्स, ओके, आप इनको कभी नहीं हटा सकते, ये फ्लोरीन और NO2 कभी नहीं हट सकता, पहला पॉइंट ये। तो जिस भी क्वेश्चन में तुमने देखो यहाँ पे फ्लोरीन को हटा के SPH लगाया, क्या ये कभी आंसर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। गलत, यहाँ पे भी तुमने फ्लोरीन को हटा के SPH लगाया हुआ है, क्या ये कभी क्वेश्चन हो सकता है फ्लोरीन की जगह मैं SPH लगा दूं? नहीं हो सकता, यानी कि D तो कभी नहीं हो सकता। अब हमारा ऑप्शन आया कि ये और ये तो रहने ही चाहिए, ये और ये रहने ही चाहिए, तो कभी भी ऐसे ग्रुप्स को भले वो फ्लोरीन की जगह आयोडीन क्यों नहीं लिखा होता, इफ दे आर इन रेजोनेंस, अगर उनका लोन पेयर या कोई भी बॉन्ड अगर रेजोनेंस में जा रहा है, आप उस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब उसके बाद अब तुम्हारा ये यहाँ से हट रहा है, हाँ ये ठीक है, वाई दिस इज राइट, ये इसलिए ठीक है क्योंकि जब ये आयोडीन का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो जरा, अब देखो जरा, तुमने कहा मैम ये एक लिविंग ग्रुप है, मैं इसको एज अ कार्बोकेटाइन बना सकता हूँ, क्या कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे? ठीक है, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? नो, दिस इज अ अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब ये लिविंग ग्रुप तो है बट दिस इज अ अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का और NO2 ग्रुप का क्या लग रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुलिंग इफेक्ट लग रहा है ना, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट लग रहा है और माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इसका, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, -I लग रहा है इसका, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज कर रहा है ना, डीस्टेबलाइज, तो ये मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, तो क्या हम SN1 कर सकते हैं? नहीं, ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि SN2 होगा, बट आई एम गिविंग यू अनदर लॉजिक कि SN1 क्यों नहीं हो सकता, SN1 क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इस बात का एक और लॉजिक दे रही हूँ, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि SN1 में तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डीस्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, डीस्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, तो जिसकी वजह से SN1 नहीं हो सकता। और SN2 का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट डज SN2 डू? SN2 में क्या होता है, SN2 में देयर विल बी अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पता है सबको SN2 मैकेनिज्म, मैं एक सिंपल तरीके से लिख के बताती हूँ तुम्हें, अगर यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है और यू आर हैविंग अ न्यूक्लियोफाइल, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और आप रिएक्शन करा रहे हो उसकी, तो ये क्या करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, है ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ तुम्हारे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप निकलता बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी आर ट्रांजिशन स्टेट एंड अल्टीमेटली द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज दिस, यानी कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना इज नॉट द एम, क्वेश्चन को समझना इज द एम, तो फॉर दैट रीजन अगर आयोडीन अबव द प्लेन था तो SPH कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। क्लियर? बिल्कुल, बढ़िया, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। अनदर क्वेश्चन, ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और लेट्स सी कि हमें इसमें क्या करना है, और व्हाट यू कैन डू इज द मेजर प्रोडक्ट P इन द अबव रिएक्शन इज, 28 जून को ये क्वेश्चन आया था,
ठीक है, 2022 के ही मैं सारे के सारे क्वेश्चंस ले रही हूँ। इसमें भी तुम्हारे को दिख रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है, तो लेट्स फिगर इट आउट क्या होगा। जब भी पीएच दे रखा है और बोला है ये फिनाइल है, तो क्यों ना इसे ओपन किया जाए। ओपन करने से ना दिमाग भी ओपन होता है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि तुम सबको क्वेश्चन को ओपन करना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ फिनाइल, दिस इज अ डबल बॉन्ड, दिस एंड दिस इज अ बी आर। अब खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि मेरे पास हेलोजन मुझे दिख ज़रूर रहा है, लेकिन एक बात देखो, हर ऑप्शन में बी आर लग रहा है, हर ऑप्शन में बी आर लग रहा है। इज दिस अ सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन? हाँ यार, अगर ये सब्स्टिट्यूशन ही होता तो सब्स्टिट्यूशन में किससे करा रही हूँ? यानी कि पहले तो मुझे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है ये, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट दे रखा है, रिएजेंट तो कुछ दे ही नहीं रखा है। हाँ जी, रिएजेंट तो कुछ दे ही नहीं रखा है। एक मिनट देंगे आप? हाँ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस पर एच बी आर का रिएक्शन कराना है। ठीक है, इस पर एच बी आर का रिएक्शन कराना है और फिर आपका प्रोडक्ट पी बनेगा, उसको बताना है। ठीक है, सो डू द रिएक्शन विद एच बी आर। मुझे चेक करना था एच बी आर का एडिशन है या बी आर टू का एडिशन है। ठीक है, तो एच बी आर का रिएक्शन है और मैंने तुम्हें बताया अब एच बी आर तो ये तो कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है। देख रहे हो, एन ए बी आर में और एच बी आर में अंतर होता है। एच बी आर इज अ प्रोटोन, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। एन ए बी आर में एक आयनिक बॉन्ड होता है, तुम्हें न्यूक्लियोफाइल मिलता है। ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी एन ए बी आर एंड एच बी आर। तो एच बी आर क्या करेगा, एडिशन मैकेनिज्म देगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्ट करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल से इन सच अ वे कि हमारे को हमेशा एक स्टेबल इंटरमीडिएट की तलाश होती है। कि लेट्स से मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगाया तो मेरे को यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन मिलेगा विच इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, राइट? एक स्टेबल इंटरमीडिएट है। अब मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा सकती हूँ। बताओ क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर सी। वेल डन, परफेक्टली फाइन, हो गया क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर, कुछ खास नहीं था। ठीक है, सो ऑलवेज डू द रिएक्शन इन सच अ वे कि तुम्हारे इंटरमीडिएट्स अगर बन रहे हैं तो वो स्टेबल इंटरमीडिएट्स बने। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन अगर हाफ डन होगी तभी तो कंप्लीट डन होगी। तो यानी कि अगर वो अपने इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंचेगी तभी तो अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचेगी और तुम्हारे को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन एक स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए, किसने बोला था? दिस वाज सेड बाय द मार्कोनिकोव्स रूल। क्या ये रिएक्शन एनसीईआरटी की नहीं है? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम दी एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी की ही है, जहाँ पे वो आपसे कहता है कि कार्बोकेटाइन एज अ स्टेबल इंटरमीडिएट बनना चाहिए वेन एवर यू आर डूइंग द एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, सो इट वॉज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन, दिस वॉज अ एडिशन मैकेनिज्म। ओ माई गॉड, ये आता है हमारा क्वेश्चन और लेट्स फाइंड इट आउट कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। क्या है ये? What is this? 2 moles of benzaldehyde, 2 moles of benzaldehyde in the presence of NaOD in D2O. क्या है ये? Anybody would tell me? Though this question is not from the haloalkanes and haloarenes. ये क्वेश्चन हेलोएल्केन हेलोअरीन का नहीं है, वैसे एडिशन है ये। जिसको भी ये रिएक्शन क्लिक नहीं हो रही है वो ना, मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था ऑन द नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स।
वो जरा देखना। देखोगे, देखोगे नहीं देखोगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स की नहीं रिएक्शंस। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन बच्चे। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? अभी कोर्स आएगा उससे करोगे, बिल्कुल, गुड इनफ। ये है आपका कैनिजारो रिएक्शन। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती, ये जब तुम लोग पढ़ लोगे तो अपने आप समझ जाओगे। दिस इज अ कैनिजारोस रिएक्शन। और इसमें क्या हो रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज एंड द अनदर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। यानी कि एक कंपाउंड इसमें होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा यहाँ पे। यानी कि एक बेंजल्डिहाइड तुम्हारा बन जाएगा CH2OH और एक बेंजल्डिहाइड बन जाएगा एसिड, यानी कि एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो बन जाएगा सॉल्ट, यानी कि COONA, ये वाला सॉल्ट जो ऑलरेडी गिवन है। और एक दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप मैं हाइड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आई हैव मूव माई सेल्फ टू अनदर साइड ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? आई होप इट्स विजिबल। एंड दिस इज गोइंग टू बी द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हुआ, ये रिड्यूस प्रोडक्ट हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे NaODT इन द प्रेजेंस ऑफ D2O था, तो आंसर क्या आना चाहिए? यानी कि CH2OH तो बनेगा। बट माई क्वेश्चन इज, तो NaOD तुम्हें क्या दे रहा है? NaOD इज गिविंग यू OD नेगेटिव और D2O इज गिविंग यू D पॉजिटिव। तो यानी कि तुम्हें D पॉजिटिव और OD नेगेटिव दोनों मिल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा OD और यहाँ पे भी तुम्हारा आ जाएगा CHD। ठीक है, तो यानी कि OD और CHD आना चाहिए ना, रादर देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आने के, राइट? ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट? सी, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हाँ, ए क्यों होगा? अच्छा, पूरा मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया तुम्हें सी होना चाहिए, लेकिन एक काम करते हैं, जब कैनिजारो रिएक्शन आई है तो किस किसने पढ़ा है कैनिजारो रिएक्शन को? जल्दी से इसे करते हैं। कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आज हम लोग रिकॉल करेंगे। कैनिजारो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेटेड प्रोडक्ट देती है, प्रोडक्ट मिलता है। आप रिएक्शन किससे करा रहे थे? एल्डिहाइड से। तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, अब देखो ये लिया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लिया है। तो ये बेस क्या करता है? ये बेस अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड तोड़ देगा। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही एक ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता। दिस इज OD नेगेटिव एंड दिस इज HO। ठीक है, मेरे पास ये बन गया। नाउ दिस O नेगेटिव इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करता है? ये कहते हैं कि यार मैं तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हूँ, तुम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इस हाइड्राइड को भगा देता है। ठीक है, जनरेट्स H नेगेटिव एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। और अब क्या होगा? जो तुम्हारे पास सेकेंड मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड है उसमें ये H नेगेटिव जाके अटैक करेगा। ठीक है, इसने H नेगेटिव निकाल दिया और ये खुद क्या बन गया? विद द लॉस ऑफ H नेगेटिव
सी सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ और डी, ठीक है, सी ओ ओ डी बन गया और ये एच नेगेटिव निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब ये एच नेगेटिव कहेगा कि मैं अब तुम पे अटैक कर देता हूँ और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यानी कि ओ नेगेटिव, दिस इज ऑलरेडी एच। अब यहाँ से एच नेगेटिव निकल रहा था ना, तो यहाँ पे एच ही अटैक करेगा। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और ये क्या हो गया, दिस इज ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव NaOT, हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये आपका बन गया। और अब ये क्या करेगा, व्हाट दिस विल डू, अब दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, लेट्स से ए, और एक तुम्हारा प्रोडक्ट ये है बी, ठीक है, यानी कि दिस प्लस दिस। अब ये क्या करेगा, व्हाट विल हैपन, ये ओ नेगेटिव कहेगा यार तुम तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, तुम अपना डी मुझे दे दो। तो अल्टीमेटली ये बन गया CH2 और O और D प्लस ये रह गया आपका CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब मेरी एक खास बात सुनो, जब ये तुम्हारा, अब देखो ये रिएक्शन ऐसे होती है, अब इसमें खास बात ये है कि जब आपकी ये रिएक्शन हो रही थी, आपके पास H नेगेटिव था एज अ न्यूक्लियोफाइल और इन्होंने यहाँ पे NaO नेगेटिव में D2O दिया था एज अ सॉल्वेंट। तो तुम्हारे पास अगर D2O एज अ सॉल्वेंट है तो ये क्या करेगा, ये H नेगेटिव विल गेट सॉल्वेटेड बाय द D2O। तो यानी कि ये तुम्हारा D2O से चारों तरफ से घेर लेगा और चारों तरफ से घेर लेगा तो ये तुम्हारे को जनरेट करेगा D, यानी कि D एज अ नेगेटिव, यानी कि ये तुम्हारे को D नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। और जब ये तुम्हारे को D नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पे H नेगेटिव तो हो गया सॉल्वेट, तो H नेगेटिव इसीलिए फर्दर अटैक नहीं कर सकता था, यहाँ पे D को अटैक करना पड़ता। किसको अटैक करना पड़ता है, डी को, ठीक है, और डी को अटैक करना पड़ता तो ये वाला क्या होता है तुम्हारा डी। सो दिस इज गोइंग टू बी द डी। सो दिस इज द चेंज इन द कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट D2O दे रखा है, वाटर नहीं दे रखा है, तो इसलिए वो हाइड्राइड की जगह ड्यूटेरियम आइन बन जाएगा। रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम होगी बट डेफिनेटली द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस। तो ये बना, सो दिस इज एन एल्कोहल, तो इसको एक एल्कोहल बोला जाता है एंड ये तुम्हारा एक एसिड है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आया समझ में, तो यानी कि योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें एक ड्यूटेरियम और एक ओडी करके आएगा, ठीक है। सो अंडरस्टूड गाइज, सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स। हमने सब्स्टिट्यूशन समझा, SN2 और SN1 मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, मैंने तुम्हें एलिमिनेशन बताया, E1 E2 और E1 CP का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, पूरा मैकेनिज्म समझा, कब हॉफमैन बनाते हैं, कब सेडजेफ बनाते हैं। सिमिलरली वी डिड द रिएक्शंस ऑफ द H2Ni, एक किस तरह का रिएजेंट है, क्या रिडक्शन रिएक्शंस तुम्हारे को देगा। सो अगर तुम इस तरह के क्वेश्चंस को और फर्दर मूव ऑन करते हो सो देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस। हाँ, जैसे ये एक और क्वेश्चन है मैंने तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारे जून 2022 का क्वेश्चन है। एक एक करके करो, समझा करो कि अगर मेरे पास रिएजेंट में Cl2 हीट है तो यानी कि क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ रेडिकल रिएक्शन। साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है तो एडिशन या सब्स्टिट्यूशन देगा, ये एक हाइड्रोलिसिस है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, मेरा यकीन मानो क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम इसे कर सकते हो, ठीक है, ट्राई टू डू, ओके, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये। सो देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस विच आर इन दी होमवर्क, जिनके आंसर्स भी गिवन है, but I really want you all to try them out, okay, and I will come up with the another part of this video जिसमें हम लोग इसको collectively go through करेंगे। So basically the whole point of today is कि तुम सभी questions को करने का approach सीखो, उनको करने का try करो, and whatever the problem that you people are facing, do let us know,
Okay, so for today, this is it. If you really liked it, then please hit like for this video. Guys, like करने से हमारा भी क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है ना, मन करता है और चीखने का, चिल्लाने का, है ना, तुम्हें और समझाने का मन करता है. सो गाइज, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ स्माइल ऑन आवर फेसेस, ठीक है, एक फीडबैक मिलता है कि बच्चों को वाकई में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस तरह का समझ आ रहा है. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सेशन रिकॉर्डेड भी, अगर तुम लोग इसे देख रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो. ठीक है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आया है डिसलाइक करो, बट अपना ओपिनियन ज़रूर रखो, बिकॉज योर ओपिनियन लीड अस इन द राइट डायरेक्शन. क्योंकि जो हम एफर्ट मार रहे हैं, हम भी नहीं चाहते ना कि यार हमारा एफर्ट वेस्ट जाए, है ना. कचरे के डब्बे में डस्टबिन के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, है ना. अगर एफर्ट सही जा रहे हैं, हमारी एफर्ट और तुम्हारा एफर्ट अगर साथ साथ जब तक कोइंसाइड नहीं करेगा, एक साथ काम नहीं करेगा, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, और हमारे बच्चों के सिलेक्शंस नहीं होंगे. तो हमें इस तरह से काम करना है कि तुम्हारी एनर्जी और हमारी एनर्जी एक साथ सिंक होनी चाहिए, ठीक है. दो वी आर लर्निंग फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू सिंक आर एनर्जी, ठीक है, जिसमें आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने टीचर के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो. ओके, सो विद दिस हैप्पी नोट, सी यू टुमारो.